हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक दौर और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा था। ऑलमोस्ट चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो करने वाले हैं हम चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पोर्शन जो बचा हुआ था हमारा वो वाला है। इसमें अब यूं तो नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। उसमें कुछ मीडियम चीजें हैं और हाँ, जो चैप्टर में हमने कुछ डेट्स पढ़ी थी, कुछ इंसिडेंट पढ़े थे कि वो कब क्या हुआ, तो वो लास्ट में इस समरी में हम देख लेंगे भाई इस डेट को वो था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो क्वेश्चंस यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई, इसके अंदर जो जो तथ्य निकल के सामने आते हैं या फिर कौन कौन से सवाल रह जाते हैं उनके बारे में बीच में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको क्लास 6 to 12 का कंप्लीट जो एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, करेक्ट। सो अभी का हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब कि सीधी सी बात है तथ्यों से भूतकाल को पूरे जोड़ना, कि हमें अलग अलग तरह के एविडेंस मिले और उन कैसे हम उन एविडेंस को जोड़ जुड़ा के एक पूरी सी कहानी जो है वो हम बनाते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई मतलब चलते चलते ही कोई गाना गुनगुना दिया, मतलब जो हमने कभी सुना ही नहीं, खुद से बनाया उसको पूरा कर दिया। कोई गजल हमने लिखी, कोई कुछ भी शायरी लिखी उसको पूरा कर दिया, या फिर कोई कहानी हम अपने ही मन में सोच रहे होते हैं, सोचते हैं कि अगर इस पे मूवी बन जाए तो क्या ही बात है ना। बहुत सारी कहानियां किससे हम ऐसे सोचते हैं और अपनी सोच सोच में उसको समाप्त कर देते हैं ना, जोड़ जोड़ के तथ्य से। तो वैसा कुछ हड़प्पा सभ्यता के साथ भी हुआ कि इनमें जो एविडेंस मिले, जो चीजें मिली, कैसे उन चीजों को जोड़ जोड़ के पूरा एक तथ्य बनाया गया। सो as we have seen, it is not the Harappan script that help in understanding the ancient civilization। अच्छा, यहां पर देखो एक मेन चीज क्या आती है, अगर आप इस तथ्यों को एक छोटे बच्चे की तरह लेकर देखो तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि सर कैसे। जैसे जब बच्चा छोटा होता है वो बोल नहीं पाता, उसकी हरकतों से, उसके एक्सप्रेशन से हमें फील होता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, है ना। अगर उसको प्यास लगी है, बोलेगा नहीं, तो उसका रिएक्शन जो है वो पानी के लिए कुछ ऐसा होगा कि कैसे उसको पानी पीना है, या फिर उसको भूख लगी है ना। बिल्कुल ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता के पास्ट के साथ हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, अर्थात बच्चे ने बोला तो कुछ नहीं परंतु उसने जो हरकतें करी उससे हमें पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हड़प्पा स्क्रिप्ट थी, वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं किया गया। कुछ अंशों को समझा गया परंतु एक किसी भी साइन लैंग्वेज को समझ कर उसका डिस्क्रिप्शन निकाल लेना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ इधे बदलती रहती है। सो रेदर इट इज मटीरियल एविडेंस दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। दिस मटीरियल कुड बी pottery, tools, ornament, household object, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survive are stone, burnt clay या terracotta और metal। कि भैया इसके अंदर जो चीजें घरों में उपयोग की जाती थी, उपयोग के आधार पर उनको चुना जाता था, या फिर घर के रहन सहन के जो तरीके हमें मिले हैं बाद में एविडेंस के रूप में, जिसके अंदर क्या पोट्री था, टूल्स था, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड यानी घर में चाकू चीजें, या फिर अगर हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो वो तो हमें मिलेंगे नहीं, जैसे कि कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, लकड़ी हो गया और कुछ बीज वगैरह कुछ हो गए, तो वो जमीन में दबकर समय के साथ सड़के या फिर क्या हो जाते थे, वो हो जाते थे डिकम्पोज, जिसको हम कहते हैं, है ना। खास करके जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है कि भैया ग्लोब के अंदर जो बीच वाला पार्टीशन होता है जहां पर गर्मी यानी तापमान जो है वो अधिक रहता है, या फिर सूर्य का प्रकोप, बादलों का प्रकोप जिस स्थान पर अधिक रहता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं ग्लोब के अंदर, हमने देखा। तो खासकर उन इलाकों में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि किसी भी चीज का डिकम्पोज होने में कम समय लगना, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी।
अगला, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे, अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड। इट मीन्स कि अगर हम देखें कि हाँ इनके द्वारा वस्तुओं की रिसाइकलिंग भी की जाती थी, यानी वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी कोई चीज अगर काम की है या फिर उस वस्तु से कोई नया वस्तु बनाई जा सके तो उसको उपयोग करना। इसके अलावा जहां पर भी कोई सामान मैन्युफैक्चर होता था वहां पर आपको वर्स्ट मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजों से, सामान से, थिंग्स से कोई चीज बनाई तो गई परंतु उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकला जो काम का नहीं उसको फेंक दिया जाता था वहां से थोड़ा दूर। तो हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर यानी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़े लेवल पर या फिर छोटे से ज्यादा लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इतना हमें पता लगा। वही है। सो कंसिक्वेंटली वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट आर फाउंड इंटैक्ट वर आइदर लॉस्ट इन द पास्ट और होडेड एंड नेवर रिट्रीव्ड। या तो वो भूतकाल में मतलब कहीं किसी वस्तु में खो गई, छिपा लिया गया, या फिर उनकी कभी खोज ही नहीं हुई। तो ऐसी वस्तुएं जो अभी तक उद्भव में नहीं आई या फिर जो अभी एक एस्केवेट में सामने नहीं आई, नहीं निकली है, जो अभी तक जमीन में दबी हुई है, तो उनके बारे में कुछ चीजों में कहा नहीं जा सकता कि कब वो निकलकर तथ्य को पूरी तरह से बदल दे। सो इन अदर वर्ड्स सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल, है ना। कुछ ऐसी चीजें जैसे आपके सामने देखो कुछ स्टोन्स के टाइप है। अब स्टोन के टाइप अलग अलग है, हमने देखे थे भाई पत्थर जो है, चट्टाने जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, वो समय के हिसाब से भी है, और इन्हीं में कुछ वो चीजें हैं। और इन चट्टानों को औजार के रूप में भी उपयोग लिया जाता था, ऑर्नामेंट में या फिर जो हाउस होल्ड थिंग्स है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता था। करेक्ट है, जैसे अपन सिलवट्टा यूज करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही इनका कुछ कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्लासिफाइंग फाइंड्स, चीजों को पहचानना, चीजों को कैटेगराइज करना कि हाँ ये जो है इस श्रेणी का है, ये जो है इस श्रेणी का है। अब जैसे एक तो हमने बोला ऑर्नामेंट और एक हमने बोला भाई जो भी किचन थिंग्स हैं, है ना। ऑर्नामेंट क्या है? जिनको पहनते हैं। किचन थिंग्स जो रसोई में काम ली जाती है। इसके अलावा औजार भी होते हैं। अब एक चाकू का औजार है और एक रसोई का औजार है, दोनों में फर्क तो होता है ना। बिल्कुल, एक औजार है जो जानवरों का शिकार करने के लिए होता है ना, बड़ा चाकू है। दूसरा थोड़ा छोटा चाकू है जो किचन में यूज किया जाता है। फर्क है दोनों में, बिल्कुल फर्क है। तो ऐसे ही चीजों को क्लासिफाई किया जाए। Recovering artifact is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of material, such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. And the second and more complicated is in terms of functions. Like archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament or both or something meant for ritual use. जैसे कि चीजें मिली है। अब आपके सामने बहुत सारी अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। जैसे अगर मैं पहली तस्वीर की बात करूं तो देखो ये कुछ ऐसी चीज हैं जो शायद समुद्र में जहाजी बेड़े में यूज की जाए। ये सील हैं और ये अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट हैं। चलो फिर ये कुछ अलग वस्तु आई। अब ये अलग कुछ वस्तु आई यानी कि मर्तबान का टुकड़ा है और बहुत सारी, यहाँ देखो जैसे मर्तबान पड़ा है, सिलवट्टा पड़ा है ना, और क्या है, एक मटका सा पड़ा है और ये पता नहीं क्या है, मतलब कुछ चीजें जिसमें डाली जा सके, है ना। तो अब ये चीजें हमारे पास है, परंतु हर चीजों में हम डिस्कशन नहीं कर सकते कि हाँ ये केवल एक ही जगह पर यूज होती हो। जैसे कि आजकल हमने देखा, हमने बुचर जो होते हैं ना, मतलब जो मांस वगैरह काटते हैं, उनके पास इतना बड़ा चाकू होता है ना। और उनके जैसा ही बिल्कुल जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, है ना, हमने देखा होगा उनके पास भी बड़ा चाकू होता है। तो वो दो चाकू जो है दोनों का लगभग एक जैसा ही होता है, जो बड़ा है काटने के लिए थिंग्स है। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो सिर्फ किचन चाकू है या फिर वो उनके औजार है। तो वो वहां जो चाकू यूज हो रहा है वो दोनों थिंग्स में भी, किचन में भी है और वो उनका औजार भी है ना, मतलब कमाने का जरिया। तो बिल्कुल वैसे ही हड़प्पा की कुछ चीजों के साथ हैं कि जो आर्टिफैक्ट हैं वो इस तरह के हैं कि हम
उस पर क्लीन डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते कि हाँ ये वही होगा। इनमें देखो या तो फिर कोई आर्टिफैक्ट होगा, कोई टूल हो सकता है, कोई गहना भी हो सकता है, या फिर इन दोनों में से कुछ, या फिर कभी कभी कुछ चीजें जो रिचुअल्स के लिए यूज होती हैं, जैसे कि शादी में, या फिर कोई जब मर गया है, कोई टपक गया है बंदा वहां पर, या फिर कोई नया बच्चे का जन्म हुआ है तो वहां पर बहुत तरह के रिचुअल्स होते थे पहले, उनमें भी हो सकता है इन चीजों का क्या किया जाता हो, यूज किया जाता हो। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा आपको फैक्ट तो नहीं मिलेंगे, परंतु हाँ कुछ चीजें पता जरूर चलेगी जो हमने चैप्टर में पढ़ी है ना। तो ये चैप्टर का पूरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि हाँ कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तथ्यों को अलग अलग जोड़ा और अलग अलग करके एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया। So an understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things like beads, stones, stone, blade, and pots are obvious examples. Archaeologists also try to identify the functions of an artifact by investigating the context in which it was found. कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर बहुत सारी चीजें जो अपने किचन में यूज होती है, अब वही चीजें अगर हमें कोई जगह पे मिले, कोई बढ़िया सी जगह हमने खुदाई करी वहां पर मिले, तो हम क्या कहेंगे कि शायद किसी एक टाइम पर यहाँ पर जो है वो किचन हुआ करता होगा। करेक्ट है, यही बोलेंगे। अगर कहीं पर हमने देखा कि जैसे कि आर्टिफैक्ट में जो हमें वर्स्ट मटेरियल मिला था, हमने क्या बोला कि यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ सेटअप किया होगा इन्होंने, है ना, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो हमें वहां मिला तो हमने आइडिया लगाया। तो वही जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये करते हैं भाई, पहले तो उस चीज से कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं कि हाँ जहां पर मिली है उस तथ्य का पता लगाओ कि शायद यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। उसके बाद उन चीजों को प्रेजेंट डे में किस तरह से उपयोग किया जाता है उससे उसका कनेक्शन बिठाया जाता है। जैसे कि हमने सिलवट्टे की बात करी थी, सिलवट्टा जो आर्कियोलॉजिस्ट के रसोई के पास था हमने देखा ना, तो वही है कि सिलवट्टा जो है वो पहले यूज किया जाता था और प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। उसी तरह अब एक नया कल्चर चला है, मतलब कुछ मॉडर्न टाइम में, जहां पर वॉल्केनिक जो रॉक होते हैं उनके वो सिलवट्टे डिजाइन जो है कटिंग करके बनाए जाते हैं, और शेफ जो है वो उनको यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। अब वॉल्केनिक रॉक जो है वो कहते हैं भाई उससे स्वाद आता है, पर है तो चीज कनेक्शन कहां से, पास्ट से है। क्यों है भैया, क्योंकि पास्ट में हमें कुछ ऐसी चीजें मिली है जो बिल्कुल उनका उपयोग वही किया जाता था जहां उनको हम आज यूज कर रहे हैं। तो वैसे भी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कुछ डिस्कशंस ऐसे करते हैं। देन वाज इट फाउंड इन अ हाउस, इन अ ड्रेन, इन अ ग्रेव, इन अ क्लीन, and sometimes archaeologists have to take recourse the indirect evidence। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि भाई पता नहीं चला कहाँ से है, तो फिर वो उस हिसाब से, वस्तुओं के ढंग के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से भी स्वयं अंदाजा लगा लिया करते हैं कि भाई हाँ यहीं यूज होता होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग मिली है, जगह पर मिली है। फॉर इंस्टेंस तो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पा साइट्स, सॉरी, टू find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depiction in sculptures। देखो क्या हुआ कि भैया, तो there are traces of cotton at some Harappa sites, to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depiction in sculptures। कि भैया कपड़ों के एविडेंस, कॉटन के एविडेंस तो मिले हैं, तो अब किस प्रकार के कपड़े पहनते थे वो थोड़ी पता लगेगा, है ना। कॉटन का एविडेंस और कपड़ों का एविडेंस बहुत दूर की बात है कि नहीं। फिर क्या काम आता है हमारे, अब हमने देखा भी कॉटन हैंड के कपड़े जो है, जैसे हमने देखा अभी क्या हो गए थे, डिकम्पोज्ड हो गए थे, तो कौन हेल्प करेगा, जहां पे जो स्कल्पचर बने हैं, उनके आर्टिफैक्ट बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, वो चीजें हमें हेल्प करेगी। अच्छा इन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, इस तरह के कपड़े पहने थे। जैसे कि बहुत आपने अफवाहें तो क्या है, बहुत सारे जोक सुने होंगे कि भारत में जो लोग अभी बैंड बाजा बजाते हैं ना, उनकी ड्रेसेस कुछ ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज ऑफिसर्स पहनते थे, है ना। तो कहते हैं कि देखो जो वो पहनते थे हमारे आज के यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं, वो पहना हुआ क्या परिवर्तित हुआ है ना, तो उसी लिए शायद कुछ हुआ। और दूसरी बात
कि अगर कॉटन का एविडेंस मिला है तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर कॉटन की खेती की जाती होगी या फिर कहीं और से मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो डिपेंड करता है वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट उन चीजों पे टेस्ट करते हैं। अब देखो, अब इनमें हमारे पास देखो ये ऑर्नामेंट है, ये बीड्स हैं, मोती जो है। अब ऐसा नहीं कि मोती सिर्फ पहले यूज करते हैं, परंतु उनका शेप जो है वो अलग है ना। जो साइज है वो अलग है। पहले लकड़ी से बनते थे, अब पता नहीं अलग किसी मटेरियल से बनते हैं। सीप में मोती निकलते हैं, उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, ऑर्नामेंट है। और उनके लिए बिल्कुल पहले कुछ अलग तरह के ऑर्नामेंट थे। अब ये सारे स्कल्पचर आप देख रहे हो, लॉकेट है या दीवार पे लगने वाले हैंगर या फिर उनकी सब मूर्तियां बनाई गई हैं, इन सब में सबकी ड्रेसेस जो है, इन स्कल्पचर में सबकी ड्रेसेस जो है वो अलग अलग है ना। दिखने से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इजिप्ट की शायद के कुछ मम्मीज के स्कल्पचर यहाँ रखे हो। वहां पता लगता है कि भाई इनका जो कल्चर था वो कैसा था पहनावा में। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम of reference. We have seen that the first Harappa seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of the culture sequence in which it was found and in terms of reason with fins in Mesopotamia. वही बात है कि भैया सील तो मिली थी पर पहचाना नहीं गया, परंतु इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट से मैच किया गया, मेसोपोटामिया की संस्कृति से मैच किया गया। तो जो पहली सील मिली थी कुछ ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट था कि का तो डायरेक्ट ताल्लुकात था, रिश्ता था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं ना कहीं। और फिर जब चीजों को, तथ्यों को आपस में जोड़ा गया तब पाया कि भैया सील जो है वो प्रूफ है किसका, एक परफेक्ट बिजनेस सील के रूप में काउंट होती है ना ये सील वाली। और ये किसका सिंबल है, ट्रस्ट का सिंबल है। ट्रस्ट का सिंबल है तो इट मींस कि बिजनेस होता था ऐसे दो पर्सन जो डिस्टेंस में काफी दूर थे, है ना। ऐसे दो इलाके जिनके बीच में बिजनेस हुआ करता था। तो कहा गया भाई मेसोपोटामिया से यहाँ भारत के इन जगहों पर भी बिजनेस होता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था वो पहले से था, है ना, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अब बात आती है चीजों को एक्सप्लेन करने की। भैया हमने जो तो पढ़ा, हमने देखा और हमने उसको आपके सामने एक सिंपल, बहुत ही सहज तरीके से सिंपल शब्द में आपको समझा दिया, है ना। परंतु ऐसा तो नहीं कि ये चीजें हर बार कारगर होती है ना। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, चीजों को शामिल किया गया था, तो चीजों को जब शामिल किया गया, तथ्य को जुड़े गए, तब तो ठीक था। परंतु जब उनको एक्सप्लेन करने की बारी, उनकी व्याख्या करने की बारी आई, डिस्क्रिप्शन देने की बारी आई, तब चीजों को, प्रॉब्लम्स को, बहुत चीजों को फेस किया गया। सो the problem of archaeological interpretations are perhaps most evident in attempt to reconstruct religious practices. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a significance. ऐसी चीजें जो किसी कंटेक्स्ट से मैच नहीं हो या फिर चीजों को तथ्यों के रूप में जोड़ा गया या फिर भी हमें वो मिली है, इट मीन्स वो किसी रिचुअल से या फिर किसी धर्म से ताल्लुकात रखती है ना। मतलब उसका सामाजिक महत्व जरूर कोई ना कोई रहा होगा। सो दिस इंक्लूडेड टेराकोटा फिगर ऑफ वुमन, एक महिला का टेराकोटा फिगर, देन हेवीली ज्वेल्ड, सम elaborate dresses, these were regarded as mother goddess। जैसा है कि हम आज मानते हैं कि भारत हमारी क्या है, माता है, तो वहां पर भी कुछ ऐसे मिली है, कुछ स्कल्पचर ऐसे मिले हैं जहां पर किसी एक पर्सन या फिर उस स्कल्पचर में इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि वो सब चीजों से क्या है, परे है, और उनका जो स्थान है वो मानव जाति से कहीं ऊपर है, देवी श्रेणी में रखा गया। जैसे कि हम कहते हैं भैया मदर गॉडेस, मतलब जो माता है, माता रानी है ना, जिनका दर्जा देवों के समान है या फिर जो स्वयं देवी हैं, उनकी भी पूजा की जाती थी। अब यहाँ से चीजें पता चली, परंतु इन सोसाइटी के रूप में इनका कोई कनेक्शन नहीं था, है ना। उनका मैन्युफैक्चर के कनेक्शन से कोई नहीं था, है ना, बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं था, या फिर उनका जो डेली हाउस होल्ड थिंग्स है उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं। चीजें एक अलग सोसाइटी, तो कहते हैं ना, एक पूरा एक अलग ही अपना स्थान रखती है। जैसे आज के भारत
वर्ष में हम देखें कि ईश्वर की क्या उपाधि है या फिर ईश्वर को कैसे देखा जाता है, तो ईश्वर को जनरली देखा जाता है भाई वो हमारे पूजनीय है। सभी व्यक्ति जो हैं वो एक ऐसी आदि शक्ति, एक ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं जिनके सामने वो अपने अपने सारे गुनाह हैं, अपने सारे किए गए अच्छे काम है, वो उनको प्रस्तुत करके या फिर उनके फेवर में या फिर उनसे दीक्षा लेने के समर्थन करते हैं। मतलब कि सामान्य सी बात समझाऊं कि हम सब का कोई कोई गुरु है, वो है परमात्मा, है ना। तो बिल्कुल वैसे इन चीजों को इंडिकेट करने के लिए इनकी हमें क्या मिली, what is rare stone statuary of rare stone statue of man in almost standardized posture seated with one hand on the knee। अब देखो हमने तो कह दिया मदर गॉडेस है, अब इससे क्या या फिर कैसे पता लगा, जैसे कि मैंने क्या कहा था, जब भी कोई चीजें मिलती है तो उनको प्रेजेंट टाइम से वो एक कंपैरिजन या फिर देख क्या वास्तविकता में आज भी ऐसा है, तो हम देखते हैं कि भी आज भी हिंदू धर्म में जो ऐसी पूजा होती है ना। तो माता एक देवी को हम मानते हैं, एक ईश्वर को हम मानते हैं और इसी प्रकार का दर्जा दिया जाता है जैसे हमें एक और मिला रेस्टोन से बना हुआ। सो सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी सच एज प्रीस्ट की, जैसे कि प्रीस्ट किंग में हमने देखी थी राजा की मूर्ति मिली थी, बिल्कुल वैसे ही है। was also similarly classified, चलक था। In other instance structure have been assigned ritual significance, this include the great bath and fire altars found at Kalibanga and इसके अलावा बड़े बड़े स्नानागार, जैसे अभी स्विमिंग है ना, वैसे ही उस समय के हमें पुल मिले हैं ना, बड़ी बड़ी भट्टियां जिनको हम कहते हैं कि शायद पूरा बल्क में नहाने का कोई प्रोग्राम होता होगा, कोई रिचुअल होता होगा, या फिर अगर हमें पूरा एक बड़ी भट्टी मिली है पूरे के पूरे बढ़िया से फिगर के अंदर, इट मीन्स कि यहाँ पर सामूहिक भोज या फिर सामूहिक कोई रिचुअल का कार्यक्रम होता होगा, है कि नहीं, बिल्कुल है। So attempt have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes, जैसे कि others with the plant motifs are thought to indicate nature worship। Some animals such as the one horned animal often called unicorn, सुना है ना आपने यूनिकॉर्न के बारे में कि ऐसा एक घोड़ा है जिसके एक नाक पर एक सींग सा है और वो उड़ता है ना। खासकर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो यूनिकॉर्न को पसंद करते हैं क्योंकि उसका ड्रीम एक तरह से ना ड्रीम क्रिएचर है कि यूनिकॉर्न है, उसके पंख होते हैं, होता तो घोड़ा है परंतु तो सुनहरा रंग का होता है, एक नाक पे बड़ा सा प्यारा सा सुनहरा सींग होता है और बड़ी ही सुंदर आंखें होती है, पंख लगे हो तो उड़ता रहता है ना। तो बिल्कुल यूनिकॉर्न जैसा एक वन हॉर्न एनिमल है, डिपिक्ट ऑन सील सेम टू बी mythical। So composite creatures in some seals are figure shown seated cross-legged in yogic posture, जैसे योगी बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही एक पोस्टर में क्रॉस मतलब पैरों को जोड़ के क्रॉस लेके एक आदि मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। Sometime surrounded by animal has been regarded as depiction of proto Shiva, that is an early form of one of the major deities of Hinduism। Beside conical stone object have been classified as lingas। अब देखो कि हमने देखी कुछ मूर्तियां मिली, किसी को वुमन की मूर्ति थी वो मदर गॉडेस थी, उसी प्रकार हमने देखा भी आज के जो हमारे शिव हैं, मतलब आज भगवान को शिव को पूजा जाता है, कहा जाता है कि वो पशुओं के बीच पशुपति नाथ भी उनको कहा जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक स्कल्पचर मिला है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो योगिक मुद्रा में बैठा है, उसके आसपास जो है एनिमल और जैसे शिवलिंग होते हैं हिंदू धर्म में, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे स्कल्पचर जो है वो शिवलिंग के रूप में ना कहीं इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो रिलीजियस के प्रति रहा होगा, जिनमें हिंदू के शायद रहे हुए है ना, तभी हमने इस प्रकार के मिले हैं। Many reconstruction of Harappa religion are made of the assumption that later tradition provide parallel with earlier ones। This is because archaeologists often move from the known to the unknown, that is from the present to the past। While this is plausible in the case of stone coins and bows, it is more speculative when we extend it to
रिलीजियस सिंबल। तो इस पूरे के पूरे प्रक्रम में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो वर्तमान से भूतकाल की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं थोड़े टाइम पहले जाऊं, कुछ 1000 साल पहले जाऊं, जो मूर्तियों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट था, है ना। आज तो अभी तो मार्बल की मूर्ति बन जाती है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले आप अगर कोई पुरानी शिवलिंग देखोगे, कोई पुरानी मूर्तियां देखोगे, तो वो ऐसी जगह पर ऐसे पत्थरों से बनी है जो बहुत ज्यादा रेयर होते थे, है ना। और उनके जो मंदिर हैं उनका स्ट्रक्चर भी आज के मंदिरों से बिल्कुल अलग होता था, जहां पे जाने से ऑफ कोर्स शांति मिलती है ना। तो वो प्रेजेंट से कहां की तरफ जा रहे हैं, पास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे हम टाइम में पीछे जा रहे हैं तो हमें बहुत सी चीजों का मॉडिफिकेशन मिलता है। तो उससे कहना भी गलत नहीं कि हाँ, कि ये जो हिंदुइज कल्चर में मूर्ति पूजा है अभी भी, शायद ये भी वहीं से रहा हो कि हाँ, ये लोग भी ऐसा ही कुछ देवों की पूजा करते थे। वास्तविकता में इनको पता था कि हाँ, इन्हें मतलब कि जो हमारे पूजनीय है वो कुछ ऐसे हैं, उनका स्वरूप जो है, चित्रण वो इस तरह से है ना। क्यों, ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि कल किसी के सपने में तो वैसी मूर्ति बनानी, नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कंटिन्यू चला रहा है, बस चीजों में थोड़े से फेरबदल किए जा रहे हैं, है ना। तो यही इसमें अब तक बताया गया है। Let us look, for instance, at the Proto-Shiva seals. The earliest religious text, the Rig Veda, compiled 1500 to 100 BC, mentions a god named Rudra. जैसे देखो कि भैया, हमने जो प्रोटो शिवा, एक योगी शिवा की हमने सील देखी थी, मोहर देखी थी, उसमें अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा के अंदर, वो इस समय का है। उसमें भगवान के बारे में मेंशन किया गया है जिनको रुद्र कहा जाता है, विच इज नेम यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पौराणिक ट्रेडिशन, यानी बाद के पौराणिक कालों में रुद्र को शिव का कोई अवतार माना जाता है। इन द फर्स्ट मिलेनियम सी आल्सो चैप्टर 4, हम देख लेंगे बाद में। So, however, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animal in general and cattle in particular, nor as yogi. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in the Rig Veda. Is this then possibly a shaman, as some scholars have suggested? जो एक योगिक मुद्रा का व्यक्ति देखा, जो रुद्र का देखा, शिवा के लिए यूज किया गया, कुछ वैसे तो सिमिलर है, परंतु जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है ना। फिर कहा गया कि भाई, क्या इनको एक अवतार माना जाए या फिर इनका एक रूप माना जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो मैच नहीं हो रहे, परंतु चीजें जो है वो काफी हद तक मेल खाती है। और वहीं से कुछ अदर वर्ड्स में डिफरेंट जो है कोई भी मैच नहीं हुआ इनका डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा का। So, is this then possibly the shaman, as some scholars have suggested, कि भाई किसी स्कॉलर ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया हो या फिर ऐसा कुछ बनाया हो, तो भूतकाल में कुछ भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। So, देखो, चैप्टर तो हमारा क्या हो गया है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब एक आर्टिकल है, उसको भी हम देख ही लेते हैं। तो अब ऐसा आर्टिकल के अंदर सबसे बड़े क्वेश्चन दिया गया, पहला ही भिड़ते ये क्वेश्चन है कि, अब वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो, what has been achieved after so many decades of archaeological work, कि भैया हड़प्पा सभ्यता के अंदर इतने डिकेड्स का जो आर्कियोलॉजिकल काम हुआ, तो इसमें पता ही क्या लगा जब हमारे पास जानकारी ही पूरी नहीं है। बात तो सोचने वाली है ना, कि एक बार अगर सोच के देखो कि हमने, जब हम 6th-7th में थे शायद, हमने तब से हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना हो, तब से हम देखते आ रहे हैं, और जब हमने इसमें एक्चुअल को पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं पढ़ने के लिए, है ना। जो फैक्ट है वो बहुत कम है, उसके अलावा ज्यादातर डिस्क्रिप्शन है जो आर्कियोलॉजिकल या फिर आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने मन से बनाए हो शायद। तो फिर इतने टाइम से कर क्या रहे थे, आता है ना। So, we have a fairly good idea of the Harappa economy. We have been able to tease out social differences, and we have some idea of how the civilization functioned. It is really not clear how much more we would know if the script were to be deciphered. If a bilingual inscription is found, questions about the language spoken by the Harappas could be perhaps be put rest. कि अगर, कि भैया अभी तो खोज चल भी रही है, कंटिन्यू चल रही है, पर अगर ऐसा कोई हमें एक ग्रंथ मिल जाए, कोई ग्रामर की इनकी बुक मिल जाए, किसी का ट्रांसलेट किया हुआ कोई बाइलिंगुअल एविडेंस मिल जाए, उस दिन होगा क्या
जब हड़प्पा की इतनी स्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी है, वो पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है? शायद अकॉर्डिंग टू मी अगर सोचा जाए कि क्या होगा, तो उस दिन तो बहुत सारे तथ्य जो आर्कियोलॉजिकल या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, बहुत सारे तथ्य जो हैं वो अप्रमाणिक सिद्ध हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमें उस सभ्यता के बारे में ऐसी चीजें पता लगेगी जो शायद हमने सपनों में भी नहीं सोची हो। अब वो चाहे एक कहने को मिथ आता है कि शायद इनका कनेक्शन एलियन से भी रहा हो, है ना, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे कभी इसके बारे में, तो वो एक लास्ट पॉइंट में आपको जाके बताता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो शायद कहां से रहा हो, एलियंस के रहा हो। अब एलियन इन्होंने किसको कहा है? एलियन ऐसी प्रजाति है जो अपने दिमाग में, मतलब कहने को तो बहुत एडवांस थे, परंतु वो इस जगह के नहीं थे, है ना, उन्होंने इनको एलियन कहा है। ना कि स्पेसशिप लेके आओ और यहाँ आके बैठो और कुछ अलग ही बॉडी बॉडी दिख रही है, नहीं, उनको एलियन नहीं कहा गया है ना। तो हमारे लिए एलियन को है जिनको हम जानते नहीं है, तो उस समय तो प्रजाति अलग अलग थी बिल्कुल, है ना, अननोन ही थे सारे, तब उनको एलियन कहा गया है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना। और जो हम आज तस्वीर बनाते हैं ना, ऐसे बड़े आंखों वाली, ये दिखने वाली, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन और कुछ नहीं है। सो सर्वल रिकंस्ट्रक्शन रिमेन speculative at present. Was the Great Bath a ritual structure? How widespread was literacy? Why do Harappa cemeteries show little social differentiation? तो क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी हैं कि क्या जो ग्रेट बात हमने देखा कि वो रिचुअल से ही था, या फिर एक कत्लेआम करने का जरिया, या फिर कोई और कि भाई आज मूड हो गया तो भाई साहब पूरी की पूरी नगर की गैंग है वो साथ में नहाएंगे, चलो पूल में चलते हैं, स्विमिंग करना सिखाता हूँ मैं तुमको। या फिर किसी ने कोई स्विमिंग स्कूल खोला हो कि हाँ भैया जितने भी हड़प्पा वासी हैं मैं उन सबको स्विमिंग सिखाऊंगा, कुछ भी हो सकता है कहने को, तो है ना। तो वही बात है। इसके अलावा also unanswered are questions on gender. Did women make pottery or did they only paint pots at the present? क्या देखते हैं वर्तमान में तो देखो सभी करते हैं, है ना, इक्वलिटी है, सरकार ने नियम बना रखे हैं तो काम कोई भी कर सकता है, परंतु पास्ट में तो ऐसा नहीं था। What about others craft persons? What were the terracotta female figure used for? क्योंकि उन्होंने बनाया तो है, हमने मदर गॉड तो देखा है, उसके अलावा भी बहुत सारी महिलाओं की मूर्तियां थी, उनको क्या यूज किया जाता था, इसलिए बनाई गई। और बनानी शुरू क्यों हुई? क्या उनका कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी का आइडिया था? क्या उनको बिजनेस क्रांति लाने का कोई आइडिया था? कुछ तो था ना, तो क्यों था? सवाल अभी भी है, जवाब नहीं है हमारे पास। Very few scholars have investigated issues of gender in the context of the Harappa civilization, and this is a whole new era for future work. और अगर भविष्य में कभी पता लगा ना, तो बाय गॉड क्रांति आ जाएगी इतिहास के क्षेत्र में, है ना। जब हमें कुछ चीजें जो है वो क्लियरली पता होगी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता है, बहुत सारी चीजें हमने देखी है। तो देखो चैप्टर तो हो गया फिनिश, अब आती है इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, तो उसको तो बेटा पढ़नी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किताब में डेट ढूंढने बैठोगे तो फिर समय बीत जाएगा, इसलिए उसका बेस्ट ऑप्शन है माइंड मैप। जब जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम को क्या कर लिया जाए, मार्क कर लिया जाए। जैसे कि ये है 2 मिलियन ईयर यानी बिफोर प्रेजेंट, और ये है लोअर पैलियोलिथिक। 80,000 ईयर्स मिडिल पैलियोलिथिक था, फिर अपर पैलियोलिथिक था, फिर मेसोलिथिक था, नियोलिथिक था, पैलियोलिथिक था, हड़प्पा सिविलाइजेशन 2600 बीसी। इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की बात की चीजें आपसे पूछी जाती है, और अगर आपको यूपीएससी प्री वगैरह दे रहे हो तो आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो बोर्ड में ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता, सिर्फ डेट पूछी जाए, और हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट ही नहीं होता, पर अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करो तो अगर आपको डेट याद है तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती है ना। ये पेज मैंने इसीलिए लिया है ताकि आप इसको इग्नोर ना करो और इसको देखो, है ना। मेजर डेवलपमेंट हड़प्पा आर्कियोलॉजी, ये डेवलपमेंट का 2, और ये इंडियन आर्कियोलॉजी का पहला, ये 2 टाइमलाइन है, याद होनी चाहिए। इसमें 1875 में क्या हुआ था, रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम ऑन हड़प्पा सील, इंपॉर्टेंट है। फिर 20th सेंचुरी में जो डेट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 1921 को क्या हुआ था, वेट्स बिगिन एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा में क्या हुआ, खुदाई शुरू हुई। एंड एक्सकेवेशन बिगिन एट मोहनजोदारो हुई थी, कब हुई थी, 1921 में। फिर 1925 में, 46 में क्या हुआ, आर एम व्हीलर भाई साहब हड़प्पा खोदने आए। फिर 55 में क्या हुआ, एसआर राव लोथल खोदा। क्यों खोदा भैया, क्योंकि जब हमने देखा क्या हुआ था 1955 से पहले
एक भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में भी हम सुनते हैं। सो फिर 1960 बीबीलाल बीके थापड़ बिगिन कहाँ, कालीबंगा में खुदाई शुरू कर दी थी उन्होंने। और उसके बाद 1974 में हमने देखा भाई मुगल बिगिन एक्सप्लोरेशन इन भावलपुर में शुरू हो गया था। फिर 1980, 1986 और 1990 तीन डेट्स हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी चीजें कहाँ शुरू हुई थी। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है फाइनली कंप्लीट। 10 पार्ट में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप कोशिश करो और वीडियो को दोबारा देखो तो आप इस पूरे 10 पार्ट को 10 के 10 पार्ट को एक छोटे से पेज में कर सकते हो। उस ट्रिक का नाम है माइंड मैप। और मैंने आपको रिवीजन के अंदर माइंड मैप पूरा का पूरा एक चैप्टर का करवाया था। उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं क्लास जब ले रहा हूं आपके, जब आप पढ़ रहे हो तो एक छोटी नोटबुक साथ में रखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अकॉर्डिंग टू डेट टाइम और मेरे बताने के तरीके से लिखते जाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पे भी माइंड में करवा दिया करूं। उससे क्या होगा, जो चीज आपको याद है उनको अलग और जो नहीं याद है वो अलग। तो आपका फोकस सिर्फ कम चीजों पर होगा और ज्यादा गेन करने पर होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आज के लिए। हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, तो फिर मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, फिर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और वन शॉर्ट रिवीजन अगर पॉसिबल हो तो भी वो हम करवा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर हाँ कोई मेरे लिए सजेशन है कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना तो उसके लिए कमेंट आपके लिए खुला है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद द विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।